नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इस्मत चुगताई जी की कहानी चौथी का जोड़ा। इस्मत चुगताई की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा अन्य कहानियों और प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन विद्यार्थी हैं और ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन में जाकर हमारे मेंबरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और हमारे शॉर्ट नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छाती से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहनी सा चरमर बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता, नाय नाय मेरे लाला। दुबली पतली माँ से अपने घुटने पर लेटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को ताक रही थी। छोटे अर्ज की टूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान ब्योतने की किसी की हिम्मत न पड़ी थी। काट छाट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों में ना जाने कितने जहेज सवारे थे, कितने छठी छूछक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योते थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योत न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता और कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौकुटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बच्ची से ले लो और मुश्किल आसान। कपड़ा तराश कर वो कतरनी को पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबके यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नापतोल हार जाएगी। तभी तो दम साधे सब उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के इस्तकांकाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से बियौत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलंगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो, और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के जमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपालप सुई के नोकों में डेरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन ली है। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलगंडी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोडी रख के कुछ देर सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती है और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती है। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसकी जर्दी मयाल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाके पर जरी का काम हिलता और मशाले कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मंद पड़ गई। तुली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उस चाले का जोड़ा कहकर सेध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों की शुरुआत हो जाती। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती।
सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम भिजती, मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़ों की गोट तो उतर आएगी पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ लो और सुनो, क्या निगोड़ी भरी टूल की चूल्हे पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमी यागर की तरह आंखों के फीते से तुलो अर्जनापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़े के मुतालिक खुसर पुसर करके कह कहे लगाती। ऐसे में कोई मन चली, कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और चार हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चोहले शुरू हो जाती। ऐसे मौके पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सिर ढककर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता। और जब कोई नया कह कहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, ये कह कहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योंत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो ना इनकी लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दुल्हा का कोई दाश्त या तो रखैल निकल आएगी, या उसकी माँ ठोस कड़ों का अडंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शकुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुघटापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माने जहेज जोड़ना शुरू किया था, और जरा सी कतर भी बचती तो तेलदानी या शीशी का गिलाफ सीकर धनुक गोकरू के से सवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार। सुबह ही सुबह उठकर नीम की दातुन तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फुसका हलक में चला जाता और वे खांसते खांसते चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। और फिर बी अम्मा आकर उन्हें सहारे देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा तौबा, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हांफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते। कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ, रोज 3 पाव दूध और आधी छटांग मक्खन। एक खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम ना पैदा कर देगी। हाकिम को दिखाओ, किसी दिखाऊंगा। अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छा लग जाता। आग लगे इस मुंह हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई। जवान बेटी की तरफ भी देखते ही आंख उठाकर। और अब्बा अब कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी। ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, ना उसके सीने पर तूफान उठे, और ना कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई और वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुँह गिरे और ना उन्हें उठाने के लिए किसी हाकिम या डॉक्टर का नुस्खा ना आ सका। और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर ना टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती है। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मजले मामू का तार आया।
कि उसका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अफशा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना हो। और फिर दोनों में खुसुर पुसुर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगे उतारकर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोकरू 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछकर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह मैं सो रकात नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फाजिर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा चुकी थी। जब सेवैयां और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ लाओ मैं धो दूं बी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छिड़ती। अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टाकती रही। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थी और फिर हाथों की 2 चूड़ियां भी जो मजले बाबू ने रंडापा उतारने पर दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सुखाने वाला पानी से उतारकर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है रे बेटी, वो हमीदा को मुँह फुलाई देखकर कहा करती और सोचा करती हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती, दूध हटाती ताकि मोटी सी बलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना करे, आखिर को वह एक दिन इसी का हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसी की हथेली पर तो रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। और फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों का मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल ही से बी आपा के चेहरे पर सुहाग खेल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उसके कपड़ों को प्यार से तय करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रुमाल साफ करती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसर पुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तौलिए पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। आए नेऊस, खुदा ना करे मेरी लौंडियाँ आंखें लड़ाए उसका आंचल भी नहीं देखा किसी ने, बी अम्मा फक्र से कहती। तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दुरंदेशी की दाद देनी पड़ती। ए बहन तुम तो सच में बहुत भोली हो, ये मैं कब कहूँ। ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरी ईद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहनों में से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। उह अरे चल दीवानी है तो मैं क्या करूँ खाला। राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती भैया, हमें तो शर्म आती है। है वो तो तुझे फाड़ ही खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ाकर बोलती। नहीं तो मगर मैं लाजवाब हो गई। फिर भी मिस कॉटरी बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली देख हंसता नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें। जा निगोड़ी, मरियरी देख तो सही वो कैसा मुंह बनाते हैं, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी, लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़े की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लड़कर खड़ी हो गई।
राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली के कबाब खाते देख कर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कह कहे लगाऊं, वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह में मुझे कोसने लगी। अब मैं क्या कहती कि वो मज़े से खा रहा था। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए। बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा, जवाब नदारत। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टोक दिया। आपने ला कर दिया और हमने खाए, मज़ेदार तो होंगे ही। अरे वाह रे वाह जंगली। बी अम्मा से ना रहा गया। तुम्हें पता भी नहीं चला क्या मज़े से खली के कबाब खा गए? खली के? अरे तो रोज़ काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकी। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा, ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है। मैं कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दे, घी टपकता पराठा ठुसाए। मेरी बी आपा को जुशांदा नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निकलवाए। मैं भन्ना कर चली गई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं, किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ए बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल ना नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नाच जाए इस नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने मुझे पुकारा। जल गई मैं, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मोहया से घुटी जवान में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसान से सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं, इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाह जोर से चीख पड़ूं, और क्या करे। बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज उतनी ही रसीली और मीठी की। मगर राहत के न कान थे न नाक, बस दो झक जैसा पेट। और कह रहे थे, अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करे और जोशिंदा पिया करे। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया, उन्हें दिया, पर देख तुझे मेरी कसम मेरा नाम ना लीजो। नहीं बी आपा, उन्हें ना दो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर ना कह सकी। आपा, बी तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लो। मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जी जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पकौड़े झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के, और ये जो दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा ना दिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ। मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं। इनमें चूड़ियां नहीं खनकती, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा।
मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती है, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह नाक गिरेबान नोच डाले और अपनी पलगंडी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसल में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बी आपा ये रात भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियां चूर हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, बड़े शरीर हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा, बी आपा सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं है। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए कहा, देखिए मेरी चूड़ियां बी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। मस बी अम्मा मसरत से चहक कर बोली, खूब, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। एह, दम काय को निकल गया, बड़ी मोम की नमी है कि हाथ लगाया तो पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजिए, कसर निकाल लियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नीयत बांध ली। मुवली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजान देकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। एह, तू तो बड़ी रेठस है। हम तो अपने बनाइयों का खुदा की कसम नाक में दम किया करते थे। और वो मुझे बहनोइया से छेड़ छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई, जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारे को लड़कियां बालियां चिढ़ती, शर्माने लगते और शर्माते शर्माते अख्तिलाज के दौरे पड़ने लगे। और एक दिन मामू साहब से कह दिया, मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती। कभी गिलोरियों में मिर्चें भरकर भेजते तो कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। एलो, वो तो रोज आने लगे, आंधी आए पानी आए, क्या मजाल जो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। आपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो और खुदा झूठ ना बुलाए। तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो जैसे बेंचा चलाता है। छोटी तो बस सुबहान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते देर लगती है। बी अम्मा ने सांस भरकर कहा, ये बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत इसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी है। मर्द का तस्वुर इनके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों कनायों के बावजूद भी राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर भी अपने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई, वे भी निकल जाएंगी। आज उनकी चुरियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थी और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कान में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, यह मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगी। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ।
दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सहरा पड़ा है जो घोड़े की आयलों को चूम रहा है। चौथी का शहानी जोड़ा पहने, फूलों से लदी, शर्म से निढाल, आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली आ रही है। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलककर आफशा के चर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही है। हमीदा का गला भराया। जाओ न मेरी बहन। बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पहुंचती ड्योरी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बांबी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई दिन का गला घोट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मजलीदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे ताफुन और तारीकी से अथाह गार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोटा। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर दो चार सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां हजरत अली की शान में गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे तले ना गए, पराठे न सीखे, स्वेटर न बुने। दिख जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जश्न में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहल्लुम के बोझ से उनका चेहरा लरज आया था। बाईं आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां बाय बाय कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजदहे फुंकार रहे। लट्ठे के कान निकालकर उन्होंने चौपरत किया और उनकी फिल्म में अनगिनत कैंचियां चल गई। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा न सेता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटककर उनके साथ जा मिली। लाल टुट पर सफ़ेद गजी का निशान। इसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। पी अम्मा ने आखिरी टाका भर के डोरा तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुराती, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया और कोए अदम में शहनाइयाँ बज उठेंगी।